जय हिंद दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं हम लोग पीवाईक्यूज के साथ। यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके साथ कवर करते हैं हम लोग। और ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर कवर कर लिया। आज हमारा 5वां चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इस पर भी हमने एक पार्ट कवर कर लिया है। नाउ ये सेकेंड पार्ट है। और हमने लास्ट के लेक्चर में बहुत कुछ देखा था, जैसे आर्टिकल 1 to 4 हमने समझा कि हमारे संविधान के 22 भागों में से जो पहला भाग है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो डील करता है आर्टिकल 1 and 4 से। और वहाँ पे हमने बात की कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में क्या क्या हमारे संविधान में दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 की हमने बात की थी। एक क्विक रिकैप करते हैं। ऑल्दो तो मैंने बहुत डिटेल में बात की, आपको लास्ट का लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें हमने की। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था। तो आर्टिकल 1 में देखिए बताया जाता है इंडिया को कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। और यहाँ पे हमने जो टर्म यूज किया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है वो तो अभी हम लोग देखेंगे भी। हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं यूज किया, इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या कहना था समझिए। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने इसलिए प्रेफर किया है 2 कारणों से। पहला तो ये कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारा देश, हमारे देश में स्टेट्स आकर के एग्रीमेंट नहीं किए हैं, जैसा अमेरिका में देखने को मिलता है। 50 स्टेट्स आए और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और इसके बाद वो फेडरेशन कहलाया, राइट। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया एज अ यूनियन पहले है और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो बस टेरिटोरियल बाउंड्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बनाए गए हैं, राइट। ये बात आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखनी है। और दूसरी चीज तो ये कि किसी भी इंडियन स्टेट के पास नो राइट टू सिसीड, यानी इंडियन यूनियन से बाहर निकलकर उनको कोई अपना देश बनाने का अधिकार नहीं है। इंडियन स्टेट्स हैज नो राइट टू सिसीड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन के केस में ऐसा होता है जो कि हमारे केस में, इंडिया के केस में नहीं है। इन मायनों में हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन से अलग है। 2 मायनों में ये मैंने आपको समझा दिया और इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात भी की है। अभी हम लोग क्विक रिकैप कर रहे हैं और आप लास्ट के लेक्चर को रेफर करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में फर्क है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या है कि इंडियन स्टेट शामिल है, यूनियन टेरिटरी शामिल है जो कि अभी वर्तमान समय में 8 हैं और स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं। और तीसरी वो टेरिटरी जो कि कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की गई हो। अभी हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड टेरिटरीज भी हैं, राइट। और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या शामिल होता है, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट शामिल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट शामिल होते हैं। यूनियन टेरिटरीज ना ही शामिल होती है, ना ही टेरिटरीज दैट में भी एक्वायर्ड शामिल होती है। इस पर हमने काफ़ी डिटेल में भी बात की है। यहाँ पे आप दोबारा समझ सकते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे जो है वो यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है, स्टेट्स भी शामिल है और वो सारे टेरिटरीज भी शामिल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कभी भी एक्वायर किए गए थे या किए गए हैं, राइट। और हमने यूनियन ऑफ इंडिया की भी बात की। यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट शामिल, ये पढ़िए, इट इंक्लूड ओनली स्टेट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 2 के ऊपर, और आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है और एडमिट किया जा सकता है, ठीक है। 2 बातें आप यहाँ पे ध्यान से इसे समझ लिए। अभी हालांकि मैं एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा दूंगा और लास्ट के लेक्चर में मैंने बहुत कुछ बताया है इस पर। द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स और दूसरा द पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। 2 बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है, पहली एडमिट की और दूसरी स्टेब्लिश की। ये पार्लियामेंट के हाथों में पावर होगी आर्टिकल 2 के तहत। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ पे पढ़िए त्रिपुरा और मणिपुर, ये जो 2 हमारे जो अभी टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं भी, लेकिन ये पहले यूनियन टेरिटरीज थे। तो इन्हें स्टेटहुड का दर्जा कैसे मिला होगा, स्टेटहुड का दर्जा आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि किसी भी टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा दे सकती है और इसी आर्टिकल के तहत स्टेटहुड का दर्जा मिला होगा, राइट। आप समझ रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर। फिर से मैं समझाता हूं, देखिए हमारे जो 2 यूनियन टेरिटरीज थे, मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन्हें स्टेटहुड का दर्जा मिला होगा आर्टिकल 2 के तहत, जो कि पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर देता है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सके, एडमिट कर सकती है और इस्टेब्लिश कर सकती है किसी भी स्टेट को। ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 क्या है, फिर दोनों में बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों को। तो आर्टिकल 3 में आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि ये टेरिटोरियल एडजस्टमेंट है। बस इतनी बात आप कहेंगे, आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एडजस्टमेंट का मतलब किसी टेरिटरी को बढ़ा दिया गया, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा दिया गया, किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया गया।
तो ये आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 3 में क्या है, किसी एरिया को बढ़ाना हो घटाना हो, दो स्टेट के एरिया को मिला करके, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए हमारा इंडिया है, ये एक मतलब बेसिक डायग्राम ले रहे हैं हम लोग, ABCD नाम दे देते हैं किसी दो, और ये सारे स्टेट है जो मैं ABCD नाम दे रहा हूँ। मान लीजिए इन दोनों को मर्ज करना है तो ये पार्लियामेंट कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। मान लीजिए इस पार्ट को काट करके इसे यहाँ से जोड़ना है और एक नया स्टेट निकालना है तो ये भी कर सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल ये है, राइट। और ये आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा, और एरिया को बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, बाउंड्री में बदलाव करना हो गया, या किसी स्टेट का नाम बदलना हो गया, तो ये सारे आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को ऑथराइज्ड है या एम्पावर्ड है आप कह सकते हैं। यानी ये बेसिकली क्या है, ये स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की पावर है। लेकिन आर्टिकल 2 में क्या था, आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही थी न्यू स्टेट की। जैसे गोवा मान लीजिए, तो गोवा पहले यूनियन टेरिटरी थी, 1987 में इसे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, राइट। तो ये आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर होगी ना, क्योंकि इसे इंडियन यूनियन में शामिल किया जाए स्टेट के रूप में। तो आई होप अब आपको दोनों आर्टिकल्स के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल 2 और 3 के बीच। तो आर्टिकल 3 में क्या है, बेसिकली इंटरनल एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, राइट। किसी बाउंड्री को बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, या एरिया को बदलना हो गया, या नाम में चेंज करना हो गया। लेकिन आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन की बात की जा रही है, एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है। जैसे अगर इंडिया कोई टेरिटरीज को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत सारी हमें पता है टेरिटरीज पोर्टुगीज और फ्रेंच के द्वारा एक्वायर्ड थी, तो इन्हें जब इंडियन स्टेट में, इंडियन यूनियन में शामिल किया गया होगा, तो उस टाइम पे आर्टिकल 2 में जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, उसी के तहत ये काम किए गए होंगे। बस यही है, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने आपको और बताई है कि जब भी यहाँ पे बात आती है बदलाव की, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में चेंज की, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहली अगर किसी भी स्टेट में मान लीजिए किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना है या घटाना है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पूर्व मंजूरी ली जाती है, प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, अनुशंसा ली जाती है प्रेसिडेंट से, इस जो बिल लाया जाता है स्टेट में बदलाव करने के लिए, इसके लिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर में इस बात को लेकर के सहमति लेते हैं, या आप कह लें कि व्यूज़ लेते हैं, ठीक है, सहमति नहीं, व्यूज़ लेते हैं। और इसके बाद जो व्यूज़ दिए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो या तो एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर रिजेक्ट किए जाते हैं, भले ये व्यूज़ क्यों ना टाइम पर मिले हों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि किसी भी स्टेट को फॉर्म कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को बदल सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, नेम को बदल सकती है, बिना उस स्टेट के कॉन्सेंट के, कॉन्सेंट का मतलब सहमति के, राइट। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, यानी पार्लियामेंट अपने विल के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है, यानी किसी भी टेरिटरी में बदलाव कर सकती है, या किसी भी एरिया को अल्टर कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, बढ़ा घटा सकती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ये एक यूनिटरी फीचर को दिखा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को इसलिए डिस्क्राइब किया गया एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। यानी स्टेट को आप कह सकते हैं बदलाव किया जा सकता है किसी भी रूप में, लेकिन यूनियन में किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, जैसा कि यूएसए में देखने को मिलता है। यूएसए में क्या है, देखिए यूएसए में कहा जाता है कि आपको किसी भी स्टेट में, यहाँ पे अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके कॉन्सेंट के नहीं चेंज कर सकती, राइट। इसलिए यूएसए को क्या कहा जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्योंकि आप स्टेट में भी बदलाव नहीं कर सकते बिना उस स्टेट के कॉन्सेंट के। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्योंकि स्टेट में चेंज किया जा सकता है बिना स्टेट के कॉन्सेंट के, राइट। दोस्तों ये क्वेश्चन CDS 2021 में पूछा गया है, द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ना ही यहाँ पे यूनियन को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ना ही स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, यानी ये क्या होगा बताइए, अमेरिका होगा। अभी हमने बात की यूएसए। इंडिया को क्या कहा जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, क्योंकि हमने देखा पार्लियामेंट अपने विल के अकॉर्डिंग इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है। बहुत अच्छे से ये क्रिस्टल क्लियर होगा आई होप आपको। तो इसका आंसर क्या है, यूएसए। ये अभी रिसेंटली CDS का क्वेश्चन है। दोस्तों नाम यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जो पार्लियामेंट के हाथों में पावर है किसी भी एरिया को, इंडियन स्टेट के एरिया को बढ़ाने या घटाने की, क्या इसका मतलब है
कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी इंडियन टेरिटरी को दूसरे देश को सीड कर सकती है। सीड का मतलब सौंप सकती है, यानी हमारे पर्टिकुलर इंडिया के टेरिटरी को दूसरे देश को दे सकती है या नहीं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने निकल कर के आया 1960 में। तो यहाँ पे देखिए एक डिसीजन निकल के आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक बेरूबारी यूनियन जो टेरिटरी है उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन और कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर के आई। तो बेरूबारी यूनियन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी एरिया के डिमिनिश करने का, स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने का अर्थ ये नहीं है कि इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन कंट्री को सौंपा जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया के किसी भी स्टेट को डिमिनिश करना है या इंक्रीज करना है तो कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इंडिया की किसी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को सौंपा जा रहा है, सीड किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत। और इसके बाद दोबारा जजमेंट निकल करके आया कि अगर किसी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है इंडिया या किसी और देश के साथ तो कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार के सेसेशन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत की जा सकती है। और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत यहाँ पे जो सर्टेन टेरिटरीज है, इंडिया ने 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया और इसी तरह बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स को इंडिया को ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब भी अभी हमने बात की कि जब कोई सीड करने की बात आएगी, इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश को सौंपने की बात आएगी, तो वहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत ये काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 100th अमेंडमेंट निकल करके आया, राइट। लेकिन इंडिया में अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के एरिया को बढ़ाना या घटाना है तो उस टाइम पर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो मैंने बताया यही हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 में डिक्लेयर किया गया कि वैसे लोग जो कि किसी भी स्टेट के एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझा दिया है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है। अगर न्यू स्टेट्स के रूप में किया जाता है या फिर किसी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होता है या फिर किसी स्टेट के एरिया में बदलाव आता है या बाउंड्री या फिर नेम में बदलाव आता है, तो ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे, राइट। लेकिन अगर कोई इंडियन टेरिटरी को दूसरे देशों में सौंपा जाता है तभी वो अमेंडमेंट का पार्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछे गए हैं इस पर ऑलरेडी सवाल। दोस्तों नाउ आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के जो अच्छे वाले सवाल हैं उन्हें कर लेते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएं। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। देखिए यहाँ पे न्यू स्टेट के क्रिएट करने की बात की जा रही है, राइट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की जा रही है। अगर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था, राइट, बाद में स्टेटहुड का दर्जा मिला। तो ये जो स्टेटहुड का दर्जा ये आर्टिकल 2 के तहत दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है न्यू स्टेट के क्रिएशन की, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आएगा, राइट, क्योंकि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 2 में आएगा। और न्यू स्टेट को क्रिएट करना हो गया किसी दो पर्टिकुलर एरियाज को निकाल करके, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना हो गया, नाम को बदलना हो गया, एरिया को बढ़ाना या घटाना हो गया किसी भी स्टेट के, ये सारे काम आर्टिकल 3 के अंदर कवर्ड है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। कंफ्यूजन नहीं रखना, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आर्टिकल 2 और 3 के बीच के अंतर को। और आर्टिकल 4 में क्या है, अभी आपको याद होगा कि ये जो सारे काम मैंने बताए जो कि आर्टिकल 2 और 3 में हो रहे हैं, वो सारा कुछ अमेंडमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा, राइट। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 4 में है। इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने बात की किसकी, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ये एम्पावर्ड की गई है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री में बदलाव कर सकती है, अल्टर कर सकती है, बढ़ा या घटा सकती है, राइट। तो आंसर क्या आएगा, पार्लियामेंट। इसी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और स्टेब्लिश न्यू स्टेट, राइट। तो एडमिट करने की बात हो या स्टेब्लिश करने की बात हो, आर्टिकल 2 के तहत ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी भारत के फेडरल सिस्टम के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहले में कहा जा रहा है स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरे में कहा जा रहा है जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए, पहली बात सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सीसीड करने का। इसी वजह से हमने यूनियन ऑफ इंडिया को प्रेफर किया है, राइट, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बजाय। बिल्कुल आपको याद होगा ये। और सेकेंड गलत है, क्योंकि एडवोकेसी ऑफ सेशन में कोई फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिलता।
ये आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, राइट, आर्टिकल 19(2) के तहत। और यहाँ पे एडवोकेसी ऑफ सेसेशन इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एडवोकेट नहीं कर सकते किसी भी इंडियन स्टेट को सीसीड करने के लिए, राइट। तो इस तरह से सेकंड इनकरेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बेहद ईजी है, बट ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। मुझे लगता है ये 20 से भी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया होगा। आर्टिकल 1 के तहत हमारा इंडिया क्या है, तो हमें पता है इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 का कहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। पहले में कहा जा रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी लॉ बना करके पार्लियामेंट न्यू स्टेट को बना सकती है। दूसरे में कहा जा रहा है इस तरह का लॉ में कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। और तीसरे में कहा जा रहा है सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। और चौथे में कहा जा No bill for enacting such law shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of the state whose area's boundary or name is affected। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो अभी हमने इस पर बात की कि सिंपल मेजोरिटी के तहत पार्लियामेंट न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है। एंड आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखा गया है कि आप आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदला जाएगा, नेम में कोई बदलाव किया जा सकता है और एरिया को डिमिनिश कर दिया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएंगी आर्टिकल 368 के तहत। तो यहाँ पे तो कह दिया गया सेल बी डीम्ड, तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो हमारा तो आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी की सारी बातें सही है, पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म कर सकती है। और इस पर हमने बहुत डिटेल से बात की कि आर्टिकल 3 के तहत जिस भी स्टेट में कोई बदलाव किया जाएगा जिसके एरिया बाउंड्री या नेम को अफेक्ट होगा, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के तहत प्रेसिडेंट जो है उनसे उनकी व्यूज़ लेंगे, राइट। लेकिन ये व्यूज़ कहीं से भी बाइंडिंग नहीं होंगे, भले ही ये टाइम पर क्यों ना दिए जाए। इस व्यूज़ को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, ये पार्लियामेंट के हाथों में। इसी वजह से इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है, राइट, क्योंकि पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल सीमाएँ हैं उसमें कोई भी बदलाव की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइड में आप पढ़ सकते हैं ये किस स्टेट पीएससी या यूपीएससी के में पूछा गया। यहाँ पे कहा जा रहा है बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट मस्ट बी पास बाय। तो न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए जो बिल है वो मस्ट पास किया जाना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, राइट। किसी भी प्रकार की यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की बात नहीं की जा रही है, सिंपल मेजोरिटी, और कोई स्टेट वगैरह का रेटिफिकेशन नहीं। इस पर हमने बात भी की है ऑलरेडी कि पार्लियामेंट के हाथों में ये सोल पावर है। इनफैक्ट स्टेट से पूछा जाएगा, व्यूज़ लिए जाएंगे तो उसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक यूनिटरी फीचर है इंडिया का। इस क्वेश्चन को देखिए, द कॉन्सेंट ऑफ डैश रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेटिंग इट्स बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टेट की कॉन्सेंट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हालांकि स्टेट के व्यूज़ लिए जाएंगे, बट यहाँ पे जो कॉन्सेंट है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे येस और नो कुछ भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए नॉट पूछा जा रहा है, नॉट पॉसिबल बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में हमने बात की न्यू स्टेट के फॉर्मेशन, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज या एडमिशन। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके भी समझाया है गोवा का और भी अदर स्टेट्स का, ये आर्टिकल 2 के तहत, और बाकी सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के तहत, राइट। दोनों में क्या फ़र्क है बहुत अच्छे से समझा दिया, तभी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग टाइप है। पहले में कहा जा रहा है इंडिया इज़ नॉट अ यूनियन। तो इंडिया एक यूनियन है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमें पता है, तो ए तो गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है रीजन यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम। तो ये तो हमें पता है बिना स्टेट्स के कॉन्सेंट के, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिना स्टेट के कॉन्सेंट के यहाँ पे एरिया बाउंड्री और नेम में बदलाव किया जा सकता है। रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन गलत है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, असर्शन गलत है, रीजन सही है, आंसर आएगा ऑप्शन डी। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारा 14 से 28 राज्यों तक का सफ़र रहा, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पर बात करेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, इसके बाद फजल अली कमीशन की, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और भी इसी टॉपिक से काफ़ी सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे कंपाइल करके लास्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।